हेलो हीरोज, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सवाल हर बार पूछे गए हैं आपसे, और जब भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं इसको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर अपनी बॉडी को देखें हैं तो हमारे बॉडी में देखें तो दो तरह की सेल्स पाई जाती है। अगर अपनी बॉडी की बात करें तो दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक, और दूसरे को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? वो उनकी जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर में ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन के लिए। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट फॉर्मेशन। उनका बस एक ही काम है कि वो गैमीट बनाते हैं। गैमीट बोले तो मेल में मेल गैमीट यानी स्पर्म, अगर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, और फीमेल में फीमेल गैमीट यानी ओवा या एग। तो हमारे यहाँ दो तरह की सेल्स पाई जाती है, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल्स ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन परफॉर्म करती हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वो गैमीट बनाती हैं। और गैमीट में क्या होता है? मेल के यहाँ स्पर्म और फीमेल के यहाँ एग बनता है। क्लियर है? तो जो सोमैटिक सेल्स का तरीका होता है डिवाइड करने का, जिस भी प्रोसेस से सोमैटिक सेल डिवाइड करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड करती हैं उनके तरीके को हम बोलते हैं क्या? मियोसिस। उनके तरीकों को क्या बोलते हैं? मियोसिस। जो सोमैटिक सेल होता है माइटोसिस परफॉर्म करता है, उस माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड करती है मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं क्या? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म करती है। तो इनके तरीके अलग अलग होते हैं, दोनों अलग तरीके से। क्योंकि जो माइटोसिस होता है तो जो पोलैरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। जो पोलैरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। पोलैरिटी मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? तो पोलैरिटी मेंटेन करने का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वल रहता है, पेरेंट एज वेल एज डॉटर सेल। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो इक्वल रहता है। क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है ड्यूरिंग ईच डिवीजन। तो प्रत्येक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। और जब मियोसिस कोई सेल परफॉर्म करती है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? आधा होता है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो आधा होता है। ठीक है? तो ये माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम जानेंगे कि एक सेल जो है जो डिवाइड करने जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि सेल न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, यानी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि कब उसे डिवाइड करना है। तो न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंजेस होता है जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो डिवाइड करेगा? तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जब डिस्टर्ब होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जब डिस्टर्ब होता है तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिस्टर्ब क्यों होता है, इस प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। और दो डिफरेंट सेल्स यानी सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स का तरीका क्या होता है डिवाइड करने का, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके यहाँ हर बार पूछे गए हैं किसी न किसी फॉर्म में। इसको अगर पढ़ लेंगे तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं आपके यहाँ। तो उन 2 से 3 क्वेश्चन को हम बहुत इजीली से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे नॉर्मली समझना जरूरी है कि कौन सी सेल हमारी क्या परफॉर्म करती है। यानी जब भी माइटोसिस हो रहा होगा तो या तो ग्रोथ के लिए हो रहा होगा, या तो रिपेयर के लिए होगा, या तो रीजनरेशन के लिए होगा। और जब भी मियोसिस होगा तो उसका मेन पर्पस क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन करना, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होगा। तो दो तरह की सेल्स हमने देखी। अब जो कोई सेल डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए एक सेल है
और उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हुआ, तो डिसाइड करेगा कि वो डिवाइड करेगा, जस्ट टू मेंटेन दैट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, डिवीजन परफॉर्म करेगा वो। और डिवीजन परफॉर्म करेगा तो इस दौरान बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। जैसा कि आपको ही पता होगा कि नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करें, नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे यहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम में जो 22 पेयर होता है उसे हम कहते हैं क्या, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो इस तरह रहता है प्लस XX या XY के फॉर्म, XX या XY के फॉर्म में, जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर XX है दैट विल फीमेल, अगर XY है दैट विल मेल। इसीलिए XX या XY जो कि 23rd पेयर है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते। तो हमारे यहाँ जब सेक्सुअल जब रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है क्या मियोसिस परफॉर्म करती हैं या किसी भी सेल्स में मियोसिस परफॉर्म करती है। इस दौरान जब भी कोई सेल डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है, एक साइकिल के तहत होकर गुजरता है अपनी प्रिपरेशन को, एक साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइकिल को हम बोलते हैं क्या, सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, ये सेल अपने पूरे लाइफ टाइम में कब डिवाइड करती है और उस लाइफ टाइम के दौरान क्या क्या चीजें परफॉर्म करती है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें परफॉर्म करती है उसकी जब हम बात करेंगे तो एक सेल के लाइफ की पूरी टोटल हिस्ट्री को जानना चाहेंगे कि क्या क्या हो रहा है, सेल के लाइफ की टोटल हिस्ट्री को जानना चाहें क्या क्या हो रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे उसे। तो हमने क्या किया, एक सेल की पूरी लाइफ को क्या किया, डिवाइड किया है। क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे डायग्राम के थ्रू ही, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ पाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे इसके बारे में। ठीक है, हम ऐसे फेजेस को, सेल साइकिल के फेजेस को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे डिवाइड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। बेसिकली हम पढ़ने किस चीज पे जा रहे हैं, सेल साइकिल या सेल साइकिल। चाहे वो माइटोसिस हो या मेयोसिस हो, जो भी सेल डिसाइड करती है को डिवाइड करना उसे, तो वेरियस स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरती है, वेरियस स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरती है। तो अगर हम एक सेल को देखें तो लगभग अपने पूरे टाइम पीरियड का, यानी एक सेल है तो अपने पूरे टाइम पीरियड को 5% पार्ट डिवीजन में खर्च करती है और 95% पार्ट जो है अपने पूरे लाइफ का वो केवल तैयारी करती है कि कैसे उसे डिवाइड करना है। तो डिवीजन के स्टेजेस को हम वेरियस स्टेजेस बांटते हैं, लाइक G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं S फेज और तीसरे को बोलते हैं G2 फेज। पहले फेजेस को जान लें, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 बोले तो फर्स्ट ग्रोथ फेज, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज। सारी बातें डायग्राम में ही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लिखी हुई बातें तो आपकी बुक में भी। दूसरा जो एस फेज दिखा रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और तीसरा जो हमारे पास फेज होता है उसे हम कहते हैं क्या, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज होते हैं। G1 फेज, सिंथेसिस फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज होता है। फिर इसके बाद सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहला होता है प्रोफेज, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज और फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जब डिवीजन कोई सेल डिवाइड करता है तो जब डिवीजन स्टार्ट करता है तो सबसे पहली जो अवस्था आती है प्रोफेज की आती है। क्या आती है, प्रोफेज। और
डिवीजन की अवस्था कब आती है, कोई भी सेल डिवाइड कब करता है, जब हमने देखा कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो में उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो प्रोफेज से लेके और टीलोफेज स्टेज तक को हम बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूक्लियस में चेंजेस दिखाई देंगे। क्या देखेंगे, न्यूक्लियस में चेंजेस दिखाई देंगे, इसलिए बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। और फिर न्यूक्लियस में चेंजेस के बाद अल्टीमेटली दो ग्रुप बनेगी और साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगी। अब ये टर्म लग रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे हम देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कोई सेल डिवाइड करता है, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ भैया डिवीजन ऐसे हुआ है या ऐसे परफॉर्म करता है। लेकिन इतने समय में एक सेल जो बना हुआ न्यूक्लियर फॉर्म सेल है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना लेगी, तो इतने सारे स्टेजेस, इतने समय टाइम ड्यूरेशन के लिए वो क्या करेगी, बस इंटरफेज में रहेगी, यानी खुद को प्रिपेयर कर रही होगी कि भैया हमें फिर से डिवाइड करना है। इसका कहते हैं इंटरफेज। तो चलिए डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किस फेज में क्या होता है। तो हम चलता है कि बस एक नॉर्मल डायग्राम बनाए हैं, फिर हम इसके बारे में क्या करेंगे समझेंगे। तो चलिए एक सेल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेल ले लिया जिसने डिसाइड कर लिया है कि भैया उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक नॉर्मल हमने सेल ले लिया, तो नॉर्मल हमने क्या लिया, सेल लिया। सेल के पास उसका अपना एक न्यूक्लियस होगा, आप सबको पता है न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें एनिमल सेल लिया है अगर हम, तो सेंट्रियोल भी होगा। ऐसे और भी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन अभी हम केवल इसी का जिक्र करेंगे। ऐसी कोई संरचना होगी। मान लीजिए कि ये सेल जो भी हमने बनाया है, सेल एनिमल सेल बनाया है, जैसे वो डिसाइड करेगा कि भैया उसे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में तमाम चेंजेस दिखाई देंगे। अब ये सेल जैसे ही डिसाइड करेगा कि इसे डिवीजन में जाना है, इसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। कहाँ पे, तो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो चेंजेस दिखाई देंगे उसके आधार पर हम बात करना चालू करें। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि जब मान लीजिए सेल ने जैसे ही डिसाइड किया उसे डिवाइड करना है, सेल ने जैसे ही डिसाइड किया उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। सेल ने जैसे ही डिसाइड किया कि उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक सेल इसने डिसाइड कर लिया इसे डिवाइड करना है, मान लीजिए सेल डिवीजन में चली गई, तो सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो क्या आएगा, अर्ली प्रोफेज का। यानी एक समय ऐसा आएगा जब ये डिवीजन स्टार्ट कर रही है। अर्ली प्रोफेज मान लीजिए बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज बोल दिया। तो एकदम जब शुरुआत होगा डिवीजन का, उस दौरान होगा क्या, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाता है, और जो सेंट्रोसोम था वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और एक नया सेंट्रोसोम बना देता है। सेंट्रोसोम डिवाइड करके एक नया सेंट्रोसोम बनाना चालू कर देता है। ये जो हमारा न्यूक्लियस में जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, न्यूक्लियस में जो हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। कंडेंस होकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। यानी अल्टीमेटली जब प्रोफेज खत्म होगा तो लेट फेज प्रोफेज अवस्था में अगर हम जाए, यानी लेट यानी कुछ देर बीत जाएगा इस स्टेज में, तो हमें सेल कुछ ऐसी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें सेल कुछ ऐसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसी भैया, तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका होगा और एक नया सेंट्रोसोम इस सेल में बन गया होगा। एक नया सेंट्रोसोम इसमें बन गया होगा। ऐसे एक नया सेंट्रोसोम मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, बना दिया। ठीक है, और हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया और क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस होकर क्या बना दिए हैं, क्रोमोसोम बना दिए। ऐसे बना दिए। हम 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं मान लीजिए, ऐसे हो गया होगा। फिर धीरे धीरे इसी प्रावस्था में कुछ देर रहता है, लेकिन ये सेंट्रोसोम हम देखते हैं कि मूव एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली जो न्यूली फॉर्म सेंट्रोसोम है वो पुराने वाले से दूर जाना स्टार्ट कर देता है। पुराने वाले से क्या होता है, दूर जाना स्टार्ट कर देता है। दूर जाना स्टार्ट कर देता है तो आफ्टर सम टाइम्स हम इसी सेल में चेंज देखते हैं। जो सेल में चेंज होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो जो न्यूली फॉर्म सेल था, जो न्यूली फॉर्म सेंट्रोसोम था, वो पहुंच जाता है कहां पे, वो पहुंच जाता है अपोजिट पोल। कहां पे, अपोजिट पोल। ये न्यूली फॉर्म सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं उसके साथ साथ जो क्रोमोसोम हमारा साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रेंडमली अटेयर थे, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे अरेंज हो जाते, इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे अरेंज हो जाते, ऐसे अरेंज हो जाते।
ठीक है। और हम देखते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जो है उससे एक फाइबर स्ट्रक्चर निकलता है जो ऐसे सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से गुजरता है, जिसे हम कहते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। यानी सेंट्रोसोम जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, क्या कर लेते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज देखते जाइएगा। यानी ये वाली जो फेज थी वो क्या थी, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज थी। और जो इस तरह का चेंजेस दिखाई देने लगा, जिसमें क्या बन गया, स्पिंडल फाइबर बन गया, स्पिंडल फाइबर बन गया। स्पिंडल फाइबर भी दो तरीके के हैं, एक तो जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से होके जा रहे हैं, और एक डायरेक्टली जो क्या है, सेंट्रोसोम टू सेंट्रोसोम अटैच। तो जो सेंट्रोमियर से होके जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर। और डेफिनेट सी बात है, जो सेंट्रोमियर से होके नहीं जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर। यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसने किया, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हमारे सेंट्रोमियर ने किया। और इस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, मेटाफेज। मेटाफेज हम बोलते हैं कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टडी फॉर द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम की स्थिति का पता लगाना हो या क्रोमोसोम नंबर काउंट करना हो, तो मेटाफेज जो है सबसे बेहतर स्टेज होता है कि हम पता कर सकें कि कैसा है क्रोमोसोम। क्लियर है। तो देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चरल चेंज होना स्टार्ट हुआ। फिर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर, जो दोनों सेंट्रोमियर है, इनके बीच बना हुआ जो स्पिंडल फाइबर है, इनके बीच बना हुआ जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। ऐसे वो स्पिंडल फाइबर खींचना स्टार्ट होता है, स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, खींचना स्टार्ट होता है, तो हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देना चालू होता है। जैसे मान लीजिए इसी फेज को आगे की तरफ लेके चले, स्पिंडल फाइबर में क्या हुआ, खिंचाव चालू हो गया। तो जो क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर है जब वो खींचेंगे, तो चूंकि वो सेंट्रोमियर से अटैच है, तो सेंट्रोमियर से अटैच है, तो होगा क्या, दिखाई कुछ ऐसा देगा अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज में हमारे साथ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अर्ली स्टेज की बात कर लें तो अर्ली स्टेज में हमारे साथ कुछ ऐसा हो। अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं, अर्ली स्टेज की जब बात करेंगे तो ये जो कुछ जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से ऐसे डिवाइड हो जाए, ऐसे ऐसे। ऐसे डिवाइड हो गए, और फिर भी ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, इनका साइज लगातार बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं जो एनिमल सेल की बात कर रहे होते हैं, तो धीरे 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 यहाँ पे देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इस तरह का संकुचन स्टार्ट हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस तरह का डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज फरो बोलते हैं, क्लीवेज फरो। अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अगर ये प्लांट सेल होता तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता, लेकिन एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट होता है। क्लीवेज फरो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे डिप्रेशन बनना चालू हो जाता है, और जो डिप्रेशन बनता है वैसे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, यानी पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। यही अगर सेल प्लेट होता तो पेरीफेरी से नहीं बल्कि सेंटर से स्टार्ट होता और पेरीफेरी की ओर बढ़ता। पूछा जाता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन का डायरेक्शन किधर होता है, इसलिए हमने बता दिया क्लीवेज फरो जो बनता है वो पेरीफेरी से सेंटर की ओर बनता है, और सेल प्लेट जो बनेगा वो सेंट्रल से पेरीफेरी की ओर बनेगा। लेकिन एना, इस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, एनाफेज। क्या बोलते हैं, तो मान लीजिए हमने बोल दिया अर्ली एनाफेज। क्या बोल दिया, अर्ली एनाफेज। फिर इसी स्टेज में कुछ देर बीतेगा तो हमें कुछ और भी स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देगा। इसी स्टेज में हम कुछ देर सेल को और रख दें तो हमें दिखाई देगा क्या, कि जो क्लीवेज फरो था, जो क्लीवेज फरो था वो कुछ ऐसा हो गया। क्लीवेज फरो जो था वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो गया, ऐसे हो, ऐसे ऐसे। और जो सेंट्रोमियर्स डिवाइड हुए थे, जो
क्रोमेटिड्स डिवाइड हुए थे वो लगभग अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं, ऐसे अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं, फिर भी एक दूसरे से क्या होता है वो सेंट्रोमियर का स्पिंडल फाइबर से क्या होते हैं जुड़े, ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है इनके बीच में, ऐसी, और स्पिंडल फाइबर ऐसे लगे रहते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, लेट एनाफेज। क्या बोलते हैं, लेट एनाफेज। मान लीजिए हमने बोल दिया लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज। देख रहे होंगे कि 4 क्रोमोसोम हमने लिया था, 4 क्रोमोसोम हमने लिया था। लेट एनाफेज होता है, फिर से हमें इसमें स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देता है अगली अवस्था में। अगली अवस्था में जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, अगली अवस्था में जो चेंज दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि इसमें 2 सेल, इसी कोशिका में 2 तरह की सेल्स बन गई, इसी में 2 तरह की सेल्स बन गई होंगी। एक मिनट, ऐसे और जो क्लीवेज फरो है एकदम अंदर की तरफ आ गया होगा, ऐसे एकदम अंदर की तरफ आ गया होगा ये क्लीवेज फरो, ऐसे इमेजिन करिएगा। और जो सेंट्रोमियर डिसअपियर हुआ था वो सेंट्रोमियर आ जाता है इसमें, सेंट्रोमियर जो डिसअपियर हुआ था वो सेंट्रोमियर आ गया, प्लस जो क्रोमोसोम बना वो क्या हुआ, फिर से क्रोमेटिन फाइबर ग्रुप में ऐसे कंडेंस हो गया, यानी रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ था उसका जस्ट उल्टा हमें दिखाई दे देता है किसमें, टीलोफेज। क्या होता है, टीलोफेज। ये 2 सेल्स बन गई हमारी रिजल्टेंट, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म जो है, जो कोशिका द्रव्य है वो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। जो सेल साइटोप्लाज्म है वो क्या है, कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस को हम सेल डिवीजन का हिस्सा नहीं मानते, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेल जो है जो डिवीजन के थ्रू गई थी, जैसे मान लीजिए ये सेल थी और ये सेल डिवाइड करने गई थी, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट को क्या कर रही है, 2 सेल बना ली, 2 सेल बना ली, यही सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बना ली। अच्छा, जब 2 सेल बना एक ही सेल के डिवीजन से, तो डेफिनेट सी बात है कि न्यूक्लियस में तो तमाम चीजें चेंज किया था हमने, लेकिन साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हुआ नहीं था, तो साइटोप्लाज्म में यहां कम होगा जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल, डॉटर सेल हमेशा बोलते हैं, ये न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, ये न्यूली फॉर्म हमारी क्या हो गई, डॉटर सेल्स हो गई। क्लियर है यहां तक। अच्छा, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हो गई, अच्छी बात है। अब फिर सेल साइकिल के उसी पार्ट में चलते हैं जो हमने डायग्राम बनाया था। हमने जब डायग्राम बनाया था तो हमने बताया था कि अगर हम सेल डिवीजन के हिस्से को देखें, सेल डिवीजन के हिस्से को देखें तो हमने कुछ ऐसा जिक्र किया था इनका कि यहां से लेके यहां तक तो हम क्या बोल रहे थे, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम बोल रहे थे क्या, G1 फेज। फिर हम बोल रहे थे यहां से लेके यहां तक को S फेज बोल रहे थे, और फिर यहां से लेके यहां तक कैसे वो क्या बोल रहे थे, G2 फेज। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन इसके जस्ट पहले की कहानी याद हो तो इस फेज को हम क्या कहा करते थे, साइटोकाइनेसिस। क्या कहा करते थे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहा करते थे। और साइटोकाइनेसिस में हमने देखा क्या कि टीलोफेज के बाद जस्ट हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनी। क्या हुआ, 2 डॉटर सेल्स बनी, ठीक है। अब डॉटर सेल्स जो बनी है उनके पास क्या है, पेरेंट सेल यानी एक मैच्योर सेल के बराबर साइटोप्लाज्म नहीं। तो जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो अपना साइटोप्लाज्म बनाती है पहले तो, इसीलिए हम इस फेज को हम बोलते हैं G1 फेज। क्या बोलते हैं भैया, G1 फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल होती है वो फर्स्ट ग्रोथ फेज में जाती है और अपने आप के अंदर वो सारे कंटेंट बनाती है जिससे कि एक मैच्योर पेरेंट सेल बन सके। यानी G1 फेज के लास्ट में हम देखेंगे आते आते एक मैच्योर सेल हमें प्राप्त होगी, 2 मैच्योर सेल प्राप्त होंगी। कैसे भैया, जिनके पास न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एकदम मेंटेन है।
यानी मेच्योर सेल प्राप्त हो गई जीवन फेज के दौरान। जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या साइटोप्लाज्म, जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थे उनको क्या किया, बनाया गया जीवन फेज। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बना दिया गया और रिजल्टेंट क्या हुआ कि जीवन फेज के बाद हमें क्या मिलने लगा, मेच्योर सेल मिलने लगी, मेच्योर सेल मिलने लगी। अब फुली मेच्योर क्या भैया, फुली मेच्योर। जब एक फुली मेच्योर सेल है तब इसका काम ही है डिवाइड करना। काम क्या है, डिवाइड करना। डिवाइड करना काम है। तो इस फुली मेच्योर सेल के पास दो ऑप्शन होता है, आइदर इट कैन गो फॉर द डिवीजन, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर डिवीजन का पावर तो होता है लेकिन वो हमेशा डिवाइड नहीं करती, जरूरत पड़ने को डिवाइड करती है। तो मेच्योर तो हो गई है, तो मेच्योर होने के बाद या तो डिवाइड करने जाए या तो कुछ समय के लिए डिवीजन से बाहर निकल जाए। तो इसके पास दो रास्ते हैं, हर सेल के पास दो रास्ते हैं। आइदर इट कैन गो टू द जी नॉट फेज, अगर डिवीजन में नहीं जाती है, रेस्ट में जाती है, इसे जी नॉट फेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं या क्रिसेंट फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज या क्रिसेंट फेज कहते हैं। बहुत बार सवाल आया है कि रेस्टिंग फेज में गई हुई कोई सेल क्या फिर से डिवाइड कर सकती है। तो हमने बताया कि जब सेल मैच्योर हो गई तो उसके पास दो रास्ते, आइदर इट कैन गो फॉर डिवीजन, अगर जाती है दैट्स गुड, तब तो अगले स्टेज में उसे भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर उसे डिवाइड नहीं करना है तो जी नॉट फेज में चली जाएगी, यानी अभी जो काम है वो कर नहीं रही है, इसलिए जी नॉट फेज को हम सस्पेंडेड फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड फेज। ऐसा नहीं है कि जो जी नॉट फेज में जो सेल है वो फिर से डिवाइड नहीं कर सकती, डेफिनेटली डिवाइड कर सकती है जब जरूरत पड़ेगी तब। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, सस्पेंडेड फेज में। लेकिन जिस सेल ने डिसाइड किया कि उसे डिवाइड करना है उसको फिर से क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें रिजल्टेंट में दो सेल बनाना है। तो डेफिनेट सी बात है हम एक सेल के बराबर ही आइडेंटिकल सेल तैयार करेंगे माइटोसिस के द्वारा। आइडेंटिकल सेल तैयार करेंगे तो जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको डबल करेंगे। डबल करेंगे तभी तो दो तरह की सेल बनेंगी, वो भी सेम इंफॉर्मेशन की। तो हम इस फेज को सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए बनाते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है इसी फेज में होता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें कि किसी सेल ने अगर कुछ भी अमाउंट दे दे, 10 डीएनए है, तो इस फेज में जाने के बाद उसके पास डीएनए कितने हो जाएंगे भैया, 20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। डीएनए की सिंथेसिस होती है। चलिए यहाँ पे डीएनए हमने तैयार कर लिया, तो फिर से वो सेल जो है वो कहाँ चली जाती है, G2 फेज में चली जाती है। इसे हम कहते हैं G2 फेज को बोलते हैं क्या, सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज वो फेज होता है, अब इस सेल ने डिसाइड कर ही लिया है और चूंकि इसके पास डीएनए कंटेंट भी डबल हो गया है, जितना होना चाहिए उसके डबल हो गया है, तो G2 फेज में चेक किया जाता है कि कोई रिक्वायर्ड प्रोटीन ड्यूरिंग जो हमारे किसके सेल डिवीजन के दौरान जारी चाहिए वो क्या कोई कम तो नहीं रहेगा। यानी फाइनल चेक पॉइंट है कि अगर इस सेल के अंदर कोई कमी रह गई तो उसे फुलफिल किया जाए। उसे क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। उसके बाद उसे ढकेला जाए किसमें, इस फेज में, कि डिवाइड करो भाई तुम, डिवाइड करो भाई तुम, डिवाइड करो भाई। तो डिवाइड करेगा। अभी तक जो चेंजेस हुए वो साइटोप्लाज्म में चेंज हुए, और यहाँ बोले तो जो न्यूली फॉर्म सेल्स थी वो अभी तक रेडी हुई कि वो डिवाइड करे। इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं क्या, इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और इंटरफेज में एक सेल जो है अपने पूरे लाइफ का 95% पार्ट गुजार लेती है, फिर से वो डिवीजन फेज में जाती है। इसे हम कहते हैं क्या, डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज या एम फेज। और इस एम फेज में जाने के बाद वो तमाम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फेज करती है। टीलोफेज को हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहते हैं। और अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो माइटोसिस समझ में आ गया होगा। अच्छा, माइटोसिस जब समझ में आ गया कि कैसे कोई सेल परफॉर्म करती है, कैसे कोई सेल परफॉर्म करके डीएनए रेप्लिकेशन लिखा, तो डीएनए कंटेंट कितनी डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट यहां पे क्या होता है, डबल हो जाता है। फिर बात आती है कि भैया मियोसिस कैसे होता है। तो जब हम बात करेंगे मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन की,
तो मियोसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मियोसिस थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन मियोसिस समझने का प्रयास करेंगे। मियोसिस जब बोलते हैं तो बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? हाफ होता है। क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? हाफ हो जाता है। कौन परफॉर्म करता है मियोसिस? तो हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जो हमारे होती हैं, परफॉर्म्ड बाय रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही ऐसा क्यों होता है या क्यों परफॉर्म करती है, उसका हम नेचर अलग देख लेंगे। लेकिन फिर भी हम बात करें कि मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मियोसिस जो है सेल के अंदर 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? एक तो बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? मियोसिस फर्स्ट। और दूसरा स्टेज जो होता है उसे बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यानी 2 बार सेल डिवाइड करता होगा तब जाके सेल्स बनती है। यानी अगर 2 बार सेल डिवाइड कर रहा है तो एक बार डिवाइड करता होगा तो 2 सेल, और दूसरी बार डिवाइड करता होगा तो 2 से 4 सेल। यानी माइटोसिस का रिजल्ट जो होता है वो 2 सेल बनती है, और मियोसिस जब खत्म होता है तो 4 सेल बनती है। क्लियर है? तो मियोसिस जो होता है उसके वेरियस फेजेज होते हैं। जैसे मियोसिस फर्स्ट हमने बोला, तो इस मियोसिस फर्स्ट को भी वेरियस फेजेज में बांटा गया। फिर से वही फेजेज आते हैं लेकिन नाम चेंज हो जाता है। जैसे मियोसिस में बोलते हैं क्या? प्रोफेज फर्स्ट। जो सवाल पूछे गए उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, प्रोफेज फर्स्ट। फिर हमारे पास आएगा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। फिर हमारे पास आएगा क्या? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट। फिर आएगा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट। फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 न्यूली फॉर्म सेल्स बनेंगी, और 2 न्यूली फॉर्म सेल्स बनेंगी जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगी तो फिर वो क्या परफॉर्म करेंगी? डिवीजन परफॉर्म करेंगी। क्या? माइटोसिस सेकेंड। लेकिन यहाँ के साइटोकाइनेसिस होने से लेके और यहाँ मियोसिस फर्स्ट में घुसने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। कई बार सवाल पूछा गया है कि इंटरकाइनेसिस क्या होता है? इंटरकाइनेसिस इसे कहते हैं क्या? इंटरकाइनेसिस। फिर हम मियोसिस के स्टेजेस भी देखेंगे, लेकिन मियोसिस को समझना हो 2 को तो उसके आगे जस्ट लिख लेंगे, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस की तरह ही मियोसिस होता है, इसलिए अगर मियोसिस फर्स्ट के इवेंट समझ में आ गए तो आप माइटोसिस आराम से समझ जाएंगे। माइटोसिस समझ में आया होगा तो मियोसिस सेकंड आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम देखें इसी मियोसिस फर्स्ट में तो प्रोफेज स्टेज में, यानी सेल कोई रही होगी। सिंपल सी बात है कि जब हम सोमेटिक सेल की बात करते थे उसने अपनी अलग प्रिपरेशन की होगी डिवीजन के लिए, और जब रिप्रोडक्टिव सेल की बात करते हैं तो उसने अपनी अलग प्रिपरेशन की होगी। तरीका दोनों का एक ही होगा। तो जब मियोसिस में जाता है तो मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म करता है। इसका प्रोफेज जो होता है मियोसिस का वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्यों भैया? तो प्रोफेज वेरियस स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेज हैं? तो लेप्टोटीन, अभी हम सबका जिक्र करेंगे कि इसमें क्या होता है। फिर होता है लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन। फिर आता है पैकीटीन। पैकीटीन। फिर आता है क्या? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। फिर आता है क्या? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। इतने स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद प्रोफेज कंप्लीट होता है, और प्रोफेज के बाद सेल मेटाफेज में जाती है। यानी प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है तो प्रोफेज। सेल साइकिल हो मतलब डिवीजन की बात हो रही है, डिवीजन एम माइटोटिक साइकिल या मेयोटिक साइकिल की बात करें, सबसे बड़ा फेज क्या होगा? प्रोफेज होगा। तो चलिए मियोसिस का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें दिखाई देंगे। उन्हीं को समझना है, उन्हीं को समझना है। तो हमने लिख दिया मियोसिस फर्स्ट। क्या लिख दिया? मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि एक सेल होगी, और सेल कौन सी है भैया? तो रिप्रोडक्टिव सेल है। इसको भी लिखना ना भूलें, एक रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल है। चलिए अच्छी बात, रिप्रोडक्टिव सेल है। तो अब इसने स्टार्ट किया होगा डिवीजन, और डिवीजन स्टार्ट करेगी
तो मान लीजिए डिवीजन स्टार्ट करने जा रही है, डिवीजन स्टार्ट करने जा रही है तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि क्रोमोसोम जो होते हैं इनिशियली किसी भी सेल में वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। तो जैसे ही प्रोफेज में इंटर करता है, सेम कहानी वही होती है। क्या कि सेंट्रोमियर डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा या और नया सेंट्रोमियर बना देगा। लैक्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंडेंस होके एक बकेट अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, कंडेंस होके एक बुके बुके टाइप का अपीयरेंस प्रोवाइड करती है लैक्टोटीन स्टेज बुके बुके अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, बुके की तरह है। और सेंट्रोसोम नया बन जाता है, इसे हम कहते हैं क्या, लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद होता क्या है, हमारा आता है स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता क्या है, ये जो न्यूली फॉर्म सेंट्रोमियर है, नया वाला बना हुआ सेंट्रोमियर है, वो पुराना वाले से दूर जाना शुरू कर देता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर के मदद से जाना दूर करता है। और जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं आपस में, ऐसे ऐसे। मान लीजिए हम दो ही क्रोमोसोम को दिखाएं तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम एक ही पे डिफाइन कर देते हैं, इनकी पेयरिंग हो गई। तो हम लिखते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी मदर का पहला क्रोमोसोम फादर के पहले क्रोमोसोम के पास आ, मदर का पहला क्रोमोसोम फादर के पहले क्रोमोसोम के पास आ, ठीक है। और इनके बीच में एक चीज कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनके बीच में क्या होगा, एक ऐसे हरे हरे कलर से दिखा रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे कहते हैं कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे। यानी मदर और फादर का जो पहला क्रोमोसोम है वो दोनों एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे से ऐसे अटैच हो गए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के। अब धीरे धीरे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको और पास खींचता है। जब धीरे धीरे सिनेप्टोनीमल और पास खींचता है तो अगले स्टेज में हमें दिखाई क्या देता है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये सेंट्रोमियर बढ़ रहा है, सेंट्रोमियर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे से जुड़े भी हुए आपस में स्पिंडल फाइबर की मदद से। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम और फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम की। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझाने के पर्पज से हम फादर के क्रोमोसोम का कलर चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए फादर का ये था और मदर को व्हाइट कलर से दिखा, ठीक है, मदर का व्हाइट कलर से दिखा रहा है, तो मान लीजिए इनके बीच क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जो एक दूसरे को क्या कर रहा था, खींच रहा था एक दूसरे के पास। तो मदर का क्रोमोसोम हो गया पहला, चाहे दूसरा चाहे कोई भी, सभी क्रोमोसोम के साथ ऐसा ही होता होगा। और ये फादर का हमने बना लिया इसी पे। इनके बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का इवेंट होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, एकदम पास चले आए, एकदम पास चले आए तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, इस इवेंट को क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। इस इवेंट को बोल रहे हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, इसका नाम है हमारा लैक्टोटीन, नहीं सॉरी, इसका नाम है हमारा पैकिटीन। क्या है, पैकिटीन, पैकिटीन। और इस दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, जो इनके बीच सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो अगला स्टेज हमें दिखाई देता है, जब क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है तो हमें दिखाई क्या देता है, जो एक दूसरे से ओवरलैप जो क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच जो कॉम्प्लेक्स बना था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब वो डिसॉल्व हो गया और हमारा जो न्यूली फॉर्म सेंट्रोसोम था वो धीरे 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 पोल की ओर बढ़ ही रहा है और आपस में जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर के मदद से, ऐसे जुड़ा भी हुआ। लेकिन इनके बीच कोई चेंज दिखाई देता है। इसमें चेंज क्या होता है, जो मदर का पहला क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम लिया था, मदर का जो पहला क्रोमोसोम लिया था उसमें फादर के कुछ हिस्से आ गए, यानी ऐसी कंडीशन हो गई है, ऐसी कंडीशन आ गई। और जो फादर का पहला क्रोमोसोम था
उसमें मदर का कुछ हिस्सा आ गया है ऐसे। इसी स्टेज को हम कह रहे थे क्या, क्रॉसिंग ओवर कह रहे थे। क्रॉसिंग ओवर हुआ और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ उसे हम क्या कहने लगते हैं, कियाज्मा। क्या बोलते हैं भैया, कियाज्मा बोलते हैं। जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ उसे क्या कहते हैं, कियाज्मा। कियाज्मा का फॉर्मेशन हो गया। इस स्टेज को हम नाम दे रहे हैं क्या, डिप्लोटीन। क्या बोल रहे हैं भैया, डिप्लोटीन बोल रहे हैं, डिप्लोटीन। फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ता है कहानी, और जो हमारा जो सेंट्रोसोम था वो लगभग अपोजिट पोल पे पहुंच ही जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में पहुंच ही जाता है। इनके पास जो अभी इनके पास था यहाँ पे, अब धीरे धीरे सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, दूर जाना चालू कर दिया। जब दूर जाना चालू करेंगे तब हमें पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा, तब हमें पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। तो पूछा जाता है कियाज्मा किस, कियाज्मा एक तो क्या होता है, तो कियाज्मा वो पोजीशन होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर का इवेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर का इवेंट जहां होता है उसे हम कहते हैं कियाज्मा। कब दिखाई देगा, तो जब दूर जाना है, इनके बीच का सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्व हो जाएगा, दूर जाने लगेंगे तो कियाज्मा दिखाई देना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है वो लगभग पोल पे पहुंच ही चुका होगा, और ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए, अलग। फिर न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे हमें, उसी स्टेज पे नया नाम देंगे हम। नया नाम क्या देंगे, नया नाम फिर से जो न्यूक्लियस में चेंजेस दिखाई देंगे उसी अकॉर्डिंगली हम नाम देना चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसा हुआ। और एक सेंट्रोमियर है के बीच में, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। अब हमें कुछ नया चेंज दिखाई देगा, नया चेंज दिखाई देगा तो उसे कोरिलेट कर सकते हैं, माइटोसिस चूंकि पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूली फॉर्म सेंट्रोमियर था वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। क्या है, अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। हमने एक ही क्रोमोसोम का उदाहरण लिया था, क्रोमोसोम ऐसे होंगे, एक क्रोमोसोम ऐसे होंगे, इनके में कुछ मदर वाला पार्ट होगा, इनके में कुछ फादर वाला पार्ट होगा, ऐसे होंगे। इमेजिन कर पा रहा है, ऐसे होगा। और एक फिर भी सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़े होंगे, ऐसे होगा। बहुत सारे क्रोमोसोम बनाए होते तो होता, अपने केवल एक बनाया आपको समझाने के लिए, ताकि ज्यादा हाउस पाउंड ना हो। लेकिन सेम वही हुआ कि यहाँ पे भी मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए, यहाँ पे भी क्या हो गया, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए, और स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए क्रोमोसोम, क्या हुआ, क्रोमोसोम जुड़े हुए। तो फिर अगला स्टेज आएगा, वो आएगा एनाफेज का। फिर से एनाफेज में क्लीवेज फॉलो का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ माइटोसिस से अलग एक चीज होती है कि जब एनाफेज खत्म होता है, जब एनाफेज खत्म होता है तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, से निकलने वाला जो स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। वहां पे क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ करता था, और यहाँ पे किसका सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। यहाँ पे दो क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं, एक इधर फादर का इधर चला आया और मदर का इधर चला आया, दोनों का क्रोमोसोम जो था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। समझिए इस बात को, दोनों का क्रोमोसोम क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया। आपसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग मियोसिस, एनाफेज ऑफ मियोसिस, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम थे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। फिर से सेम कहानी चालू होती है टेलोफेज में, फिर से वही कहानी चालू होगी। इट इज जस्ट लाइक प्रोफेज, जो चीजें शुरुआत हुई थी वही अब खत्म होगा। यहाँ पे भी क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हुआ होगा, यहाँ पे भी क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हुआ होगा, और अल्टीमेटली दो सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई होंगी। लेकिन इसमें हुआ क्या कि क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से कुछ कैरेक्टर्स मेल से फीमेल में और कुछ फीमेल से मेल में चला है, और अल्टीमेटली वही हुआ। और जो क्रोमेटिन फाइबर, जो क्रोमोसोम बना हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया ऐसे। और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हुई होगी, और रिजल्टेंट में दो सेल बन गई होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम का बंटवारा हुआ था। तो अगर दो क्रोमोसोम लेके चले थे तो एक एक दोनों सेल के पास हो गई, तो रिडक्शनल डिवीजन तो हो गया ना। अब 2n अगर इनको लिखते हैं हम तो n लिखेंगे ना, तो मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब रिजल्टेंट में दो सेल बन गई, तो जो बनी हुई नई डॉटर सेल्स है, अब वो क्या परफॉर्म करेंगे, उनका जो डिवीजन होगा, उनके डिवीजन का स्टाइल क्या होगा भैया,
तो उनके डिवीजन का स्टाइल यानी अब स्टार्ट करेंगे क्या, यानी मान लीजिए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मियोसिस फर्स्ट पे कंप्लीट किया, तो अब स्टार्ट क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड, क्या करेंगी, मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेंगी, मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेंगी। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, क्या बोलते हैं दोस्त, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं इसे। जब मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड में ट्रांजिशन होता है, फिर से मियोसिस सेकंड में जब चल जाएगी तो फिर से वही प्रावस्था है, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन ये जो जितना भी प्रोफेज फर्स्ट सेकंड देखें, मेटाफेज सेकंड देखें, एनाफेज सेकंड देखें और टीलोफेज सेकंड देखें, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस, सब कांड वही होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस होगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होंगे, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर बनेगा, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर के बीच में स्पिंडल फाइबर होंगे, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे भी क्रोमोसोम के क्या होगा, क्रोमेटिड्स पे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे और सेंट्रोमियर से यहाँ भी क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे। तो डायग्राम देखना चाहें तो अगर मियोसिस कोई सेल परफॉर्म कर रही है तो एक सेल यानी मियोसिस फर्स्ट अगर परफॉर्म करेगी, मियोसिस फर्स्ट अगर परफॉर्म करेगी तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए एक 2n सेल थी जो मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म की, तो डेफिनेट सी बात है n और n की दो सेल बनाएगी, n और n की दो सेल बनाएगी, डेफिनेट सी बात है, n और n की दो सेल बनाएगी। और हमने बोला कि अब जो बने हुए डॉटर सेल्स हैं वो इंटरकाइनेसिस पास करने के बाद मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेंगे, मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेंगे। और मियोसिस सेकंड जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं क्या, मियोसिस सेकंड जो होता है क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। दैट्स व्हाई माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे, यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, यानी रिजल्ट में जो सेल डिवाइड करेगी तो ये n और n पोलैरिटी की दो इक्वल सेल बनाएगी। तो देखिए अगर मियोसिस में एक सेल जाती है तो क्या हुआ, n और n पोलैरिटी की बनी, लेकिन सेल कितनी बनी भैया, 4, सेल कितनी बनी, 4। तो जो माइटोसिस होता है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड रिजनरेशन, और जो मियोसिस होता है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब फायदा क्या हुआ भैया, तो जब भी गैमीट बनता, अगर मान लीजिए गैमीट बनता और इक्वेशनल डिवीजन से बनता, तो मान लीजिए एक सेल जब माइटोसिस परफॉर्म करती है, मान लीजिए सेल है और इसने क्या परफॉर्म किया, माइटोसिस, इसने परफॉर्म किया माइटोसिस, और माइटोसिस परफॉर्म करती है अगर तो अगर जो सेल बनता होगा, अगर एक 46 क्रोमोसोम इनके पास था और एक माइटोसिस परफॉर्म की, तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल बनी, इनके पास भी कितने कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे, समझिएगा। अगर इनके बीच में फ्यूजन होता तो जो नया सेल बनता वो कितना का होता, उसके पास कितने क्रोमोसोम हो जाते, 46 पेयर क्रोमोसोम हो जाते। इसलिए हमारे अंदर कुछ ऐसी डिवाइस सेट की गई कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर लेती हैं, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर लेती हैं, फिर से मियोसिस परफॉर्म करती हैं और हाफ नंबर के क्रोमोसोम बनाती हैं। शुरुआत में इनकी 2n से हुई थी। अब जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा तो एक गैमीट नेक्स्ट गैमीट से फ्यूज होगा, तो इनके फ्यूजन से जो रिजल्ट होगा n और n सेल फ्यूज होंगे तो बनाएंगे क्या, 2n। तो जो भी बनेगा ऑर्गेनिज्म उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म करती हैं, और जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल परफॉर्म करती हैं, जस्ट बिकॉज कि माइटोसिस में हम आइडेंटिकल सेल बनाते हैं, माइटोसिस के थ्रू हम आइडेंटिकल सेल बनाते हैं यानी क्लोन बनाते हैं। मियोसिस के थ्रू आइडेंटिकल नहीं बना रहे हैं, हर बार क्रोमोसोमल कंपोजिशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएशन हमारे शरीर में दिखाई देते हैं वो केवल और केवल मियोसिस की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन फादर क्रोमोसोम एंड मदर क्रोमोसोम। तो जो भी वेरिएशन हमारे अंदर है